हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अपने क्रॉप्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्रॉप्स में अपने देखा था कि जो ऑयल सीड वाली चल रही है अपनी, जैसे मूंगफली कर ली थी, उसके बाद में अपने बात की थी मस्टर्ड की। मस्टर्ड के बाद में आज जो क्रॉप्स है अपनी वो है सोयाबीन दलहन की। सोयाबीन बोलते हैं इसको, ठीक है। अपने बात कर रहे हैं सोयाबीन की। सबसे पहले इसका नाम देखें अपने अदर नेम की। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, अदर नेम में देखें तो इसको कहा जाता है गरीबों का मांस कहते हैं। और 2 नंबर इसका नाम माना जाता है वंडर क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज सोयाबीन की। सोयाबीन में अपने फर्स्ट देखें कि अदर नेम इसके क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है गरीबों का मांस कहा जाता है और वंडर क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको गरीबों का मांस कहा जाता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें अपने बॉटनिकल नेम की। अगर मैं बात करूँ तो ग्लाइसिन मैक्स किसका नाम है? बॉटनिकल ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का मुख्यतः नाम माना जाता है। इसके मैं बाद में बात करूं फैमिली की, तो लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप्स कहलाती है। लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप मुख्यतः कहलाती है। इसके बाद में इसमें बात करें अपने टूवन की, जो टूहन है इसके 40 यानी 40 इसमें टूवन मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं इसके ओरिजिन पैलेस की, तो इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो चीन माना जाता है। कौन सा? चीन। इसके बाद में मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, कि इसके अंदर महत्वपूर्ण क्या क्या सिस्टम पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है इसमें 40 से 42% पाई जाती है। अपनी जितनी भी टोटल सीरियल्स क्रॉप्स हैं उसके अंदर या पल्सेस क्रॉप्स में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाने वाली कौन सी क्रॉप है? अपनी सोयाबीन है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ अगर ऑयल परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 20 से 22% इसमें क्या पाया जाता है? ऑयल की मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। यानी इसका प्रोटीन की मात्रा पूछी जाती है तो 40 से 42% और ऑयल की परसेंटेज पूछी जाए तो 20 से 22%। कई बार ये कॉमन प्रश्न भी आता है, ऐसे आता है सोयाबीन में ऑयल प्लस प्रोटीन बताइए, तो डाटा लिखा होता है पहले ऑयल की जगह, कई बार कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन जैसे 40 से 42 हो गया परसेंट। इसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो जो प्रोटीन है अपनी उसको ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद में 3 नंबर की बात करें 40 से 42 प्लस 20 से 22%। और 4th नंबर ऑप्शन होता है 20 से 22 प्लस 40 से 42%। तो अपने क्या पूछ रहा है? ये सोयाबीन में ऑयल प्लस प्रोटीन पूछ रहा है, तो ऑयल प्लस प्रोटीन पूछ रहा है तो ये ऑप्शन है सही होगा। यानी ऑयल पहले आ रहा है तो 20 से 22% और प्रोटीन बाद में आ रहा है तो 40 से 42%। इस तरीके से बढ़िया तरीके से प्रश्न बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद में बात करें इसके जो फ्रूट टाइप है या फल है उसको क्या कहा जाता है? तो पोड के नाम से जाना जाता है। इसका जो फ्रूट होता है उसको क्या कहा जाता है? पोड के नाम से जाना जाता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे सोयाबीन के बारे में पढ़ रहे हैं अपने, गरीबों का मांस कहलाता है और वंडर क्रॉप के नाम से जानी जाती है। WONDER, वंडर क्रॉप के नाम से जानी जाती है। बॉटनिकल नेम की बात करें ग्लाइसिन मैक्स। फैमिली की अगर बात करें लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप्स है, ठीक है। टूवन की अगर बात करूं तो 40 टूवन मुख्यतः होते हैं, यानी गुणसूत्र संख्या। ओरिजिन पैलेस की अगर बात करें तो चीन ओरिजिन पैलेस माना जाता है। इंपॉर्टेंस में देखें अपने कि प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% है और ऑयल की कितनी है? 20 से 22%। ये भी क्या है? ऑयल प्लस
पल्सेस क्रॉप्स के अंदर आती है। यानी ये ऑयल वाली भी क्रॉप है और पल्सेस यानी दलहन क्रॉप भी कहलाती है। फल की बात करें तो पोड फल प्रकार कहलाता है। इसके बाद में अपने बात करेंगे, इसके अंदर एक पाया जाता है, नोट डाल के यहाँ पे लिख देना कि लाइसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? इसके अंदर पाई जाती है लाइसिन। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें? लाइसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करें मुख्यतः, चलो ये साफ कर लेते हैं, यानी समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ये ऑयल प्लस पल्सेस क्रॉप्स दोनों के अंदर उगाई जाती है। और नोट में अपने लिखवाया मैंने कि जो इसका दाना है, इसका जो ग्रेन है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपने, जैसे भारत के अंदर किस लिए उगाई जाती है, तो मुख्यतः बता देता हूं मैं। भारत में इसको तिलहन क्रॉप के माध्यम से उगाई जाती है। अपने पढ़ रहे हैं सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर अपने देखें कि भारत में प्रमुख, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, भारत में मुख्यतः तिलहन के लिए उगाई जाती है। बहुत फेमस बात है ये, कहीं पे दिक्कत नहीं है। जैसे सोयाबीन है, भारत में मुख्यतः किस लिए उगाई जाती है? ये तिलहन क्रॉप के रूप में उगाई जाती है, यानी ऑयल प्राप्त करने के लिए, ऑयल सीड प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए भारत में उगाई जाती है। इसके बाद में बात करें विश्व में, अगर बात की जाए इसकी, विश्व में वानस्पतिक तेल के रूप में काम में ली जाती है इसको, ठीक है। इसके बाद में सोयाबीन में अगर देखें अपने, एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है लिनोलिक एसिड। एक एसिड पाया जाता है, एसिड का नाम बता रहा हूं, लिनोलिक एसिड। यानी जो सोयाबीन की क्रॉप है, इसके अंदर एक तो बताया था मैंने वहां पे किसकी, लाइसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। एक पाया जाता है इसमें एसिड यानी अम्ल पाया जाता है, कौन सा? लिनोलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद मुख्यतः अपनी बात करें, जो सोयाबीन है इसके अंदर जो लिनोलिक की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? तो 56 से 60% तक लिनोलिक की मात्रा मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद में अपनी बात करें, इसका काला रंग किसके कारण होता है? यानी बात करें अपने इसका रंग, दाने का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण रंग गहरा काला हो जाता है। यानी अपनी बात करें इसके रंग की, दाने की, तो एंथोसाइनिन के कारण इसका रंग काला हो जाता है। विटामिन बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। अगर विटामिन की बात की जाए, विटामिन बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी बी। सोयाबीन के अंदर विटामिन बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काला रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। एसिड कौन सा पाया जाता है? लिनोलिक एसिड पाया जाता है। कितनी मात्रा के अंदर? 56 से 60% तक लिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद में एक आता है इसका इंस्टीट्यूट, NRCR, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर सोयाबीन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन। ये कहाँ पे है सर? ये है इंदौर के अंदर। कहाँ पे? इंदौर में है ये। यानी NRCR की बात करूं मैं तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, ये कहाँ पे है? इंदौर के अंदर मुख्यतः पाया जाता है। यानी अपनी बात कर रहे हैं NRCR की, इसका एक इंस्टीट्यूट है मोस्टली, जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन कहाँ पे पाया जाता है?
इंदौर के अंदर। इसके बाद में अपने मुख्यतः बात करें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एक बार, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अपनी बात करें विश्व, अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे पहले इसका स्थान आता है भारत का एरिया के अंदर, एक नंबर बात। ठीक, इसके बाद में अपने इंडिया का अगर नाम लें, इंडिया के अंदर अपने देखें तो मध्य प्रदेश का मुख्यतः नाम फर्स्ट स्थान पे आता है एरिया के अंदर। यानी ये सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ करवाई जाती है, अगर विश्व में देखें तो भारत का पहला स्थान आता है, और भारत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है मुख्यतः आता है। इसके बाद में अपने राजस्थान की अगर बात करूं मैं तो झालावाड़ प्लस 12 के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा मुख्यतः उगाया जाता है। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। अपने वर्ल्ड के अंदर देखें तो किसका, इंडिया का प्रथम स्थान, इंडिया में देखें तो मध्य प्रदेश यानी एमपी का स्थान, और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा प्लस 12 का पहला स्थान मुख्यतः आता है, एरिया के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में अपने ये साफ कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, यानी सोयाबीन रिवाइज करवा दूँ। जो काला रंग है वो एंथोसायनिन के कारण है, मोस्ट फैक्ट बता देता हूँ। विटामिन बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एनआरसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, इंदौर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो जो विश्व है उसमें भारत का पहला स्थान आता है, और इंडिया के अंदर बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान मुख्यतः आता है। इसके बाद में राजस्थान की अगर बात करें तो झालावाड़ का और 12 का पहला स्थान आता है। इसके बाद में देखेंगे कि ये क्रॉप किस प्रकार की है, यानी ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, एक नंबर बात। C3 प्लांट है, यानी ये छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं क्रॉप के, वो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। यानी अपनी बात कर रहे हैं सोयाबीन की, तो अपनी बात करें सोयाबीन की, सौपरागित फसल कहलाती है, एक नंबर डिक्लेयर। 2 नंबर की बात करूं C3 प्लांट कहलाता है, ठीक, कहीं समस्या नहीं है। 3 नंबर की अगर बात करें शॉर्ट डे प्लांट कहलाता है, यानी इसको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। 1 नंबर की बात करें स्वपरागित यानी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। 2 नंबर की बात करूं मैं तो C3 प्लांट है। 3 नंबर की मैं बात करूं तो शॉर्ट डे प्लांट कहलाता है, कौन सा, सोयाबीन। इसके बाद में अपने बात करेंगे इसके क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट में सर्वप्रथम अपने देखें कि ये नम जलवायु प्लस उष्ण जलवायु का पौधा माना जाता है, मुख्यतः ग्रो हो जाता है, कोई समस्या नहीं। अंकुरण इसका मानूं मैं कि सर जर्मिनेशन की अगर बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या पाया जाता है, इसका जर्मिनेशन पाया जाता है। एक सेकंड, अपने बात करें क्लाइमेट की, यानी नम जलवायु प्लस उष्ण जलवायु का पौधा माना जाता है, और जर्मिनेशन की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या पाया जाता है, इसका मोस्टली तापमान के ऊपर ये ग्रो हो जाता है। अपने क्लाइमेट बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, नम जलवायु प्लस उष्ण जलवायु, और जर्मिनेशन अगर इसका देखें सीड का जर्मिनेशन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसके बाद में अपने बात करेंगे इसकी सीड रेट की बात करें तो 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर सीड अपने को मोस्टली चाहिए, यानी 1 हेक्टेयर के लिए अपने को कितना सीड चाहिए, 70 से 80 kg सीड अपने को चाहिए। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें इसकी स्पेसिंग की कि सर स्पेसिंग कितनी चाहिए, इसकी स्पेसिंग की अगर बात की जाए तो 30 से 45 इंटू 15 से 20 इंटू 3 से 4, ये रेंज के अंदर है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। यहाँ पे बता देता हूँ
कि 30 से 45 बोला, ये क्या हो गया रो इंटू रो। इसके बाद में इंटू लगा, फिर बात करें अपने 15 से 20 सेमी, यानी ये डाटा एक हो गया, यानी प्लांट इंटू प्लांट। ठीक, इसके बाद में अपने इंटू लगा 30 से 4, यानी ये रेंज क्या होगी, डेप्थ होगी, इसकी गहराई होगी, ये रेंज के अंदर ये डाटा एक्यूरेट। कई फसलों के एक्यूरेट थे तो मैंने एक्यूरेट ही बताए थे। स्पेसिंग की बात करूं तो 30 से 45 रो इंटू रो, और 15 से 20 प्लांट इंटू प्लांट, और 3 से 4 डेप्थ यानी गहराई की बात करें तो ये है। इसके बाद में इसका अपने बात करेंगे समय की, तो जो समय इसका टाइमिंग है 15 जून से 15 जुलाई, यहीं पे लिख देते हैं। जैसे बुआई का समय माने सोविंग, ठीक, तो सोविंग टाइम जो है वो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य माना जाता है। क्या माना जाता है, सोविंग टाइम 15 जून से 15 जुलाई माना जाता है। अब एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे सौपरागित फसल है, C3 प्लांट कहलाता है, शॉर्ट डे प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पोड को क्या कहते हैं, सॉरी इसके फल को क्या कहते हैं, पोड के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्लाइमेट, जलवायु, नम जलवायु, जर्मिनेशन के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं समस्या नहीं। सीड रेट की मैं बात करूं तो 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग की बात की जाए तो वो समझाई दिया। अगर समय बात करें अपने बुआई की तो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य क्या हो जाता है अपने मुख्यतः इसको उगा सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे सोविंग टाइम हो गया। इसके बाद में इरिगेशन देखेंगे, इसमें इरिगेशन में इसकी कोई क्रांतिक अवस्था होगी तो वो देखेंगे। अपने बात कर रहे हैं सोयाबीन, यानी ये लो सोयाबीन। सोयाबीन में अपने टॉपिक पे बात करेंगे इरिगेशन यानी सिंचाई। इसकी कोई क्रिटिकल अगर स्टेज होगी वो बता रहा हूं मैं। एक नंबर बात करें फ्लोवरिंग समय, फ्लोवरिंग टाइम अपने को सिंचाई मुख्यतः करनी ही करनी है। 2 नंबर बात करूं पोड मेकिंग, पोड मेकिंग यानी फली बनते समय। 3 नंबर बात करें तो डफ अवस्था यानी पकाव अवस्था के अंदर अपने क्या करना है, सिंचाई मुख्यतः करनी है। मैं बात कर रहा हूँ इरिगेशन की यानी सिंचाई की। अगर क्रिटिकल अगर स्टेज देखें तो फ्लोवरिंग समय अपने क्या करना है, सिंचाई मुख्यतः करनी है। इसके बाद में अपने को पोड यानी फली बनते समय अपने को सिंचाई करनी है। और नेक्स्ट बात करें अपने कि पकाव अवस्था पे मुख्यतः अपने को जल देना ही पड़ेगा। जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो समझाई दिया, बहुत बार बता दिया। क्रिटिकल स्टेज वो होती है जिस स्टेज के अंदर फसल को पानी की महत्व जो कांक्षा है वो बहुत ज़्यादा होती है या पानी की ज़रूरत होती है, और वो अपने क्या करते हैं अगर सिंचाई करते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। इसके बाद में अपने इसमें देखेंगे मोस्ट वेराइटीज़ की बात करेंगे, ठीक। तो इसमें एक नाम आता है T49। इसकी ज़्यादा कोई फेमस वैरायटी नहीं है, नॉर्मल बेसिक है। एक आता है T1, ठीक। इस किस्म के जो फली है तिड़कने की समस्या आती है, किसकी, T1 की। इस किस्म में तड़कने की समस्या आती है। अपने बात कर रहे हैं जैसे इरिगेशन की बात कर ली थी, कोई समस्या नहीं। इसके बाद वेराइटीज़ की बात करें तो एक नंबर बात कही थी अपने T49 और T1। इसमें क्या है, तड़कने की, जैसे फली छटक जाती है, छटकना या तड़कना क्या कहलाता है, ये फली का टूटना। T1 जो है वो क्या है, छटक जाती है। तो अपने बात कर रहे हैं वेराइटीज़ की यानी T49 T1। इसके बाद में और वेराइटी अपने देखें तो एक आता है NRC12, एक आती है मैनेटो, एक आता है गौरव, वेराइटी का नाम है गौरव। और इसके बाद में और देखें अपने तो एक वेराइटी का नाम आता है
सर कैंट वैरायटी, कैंट जो वैरायटी है ये सोयाबीन की भी है और कैंट वैरायटी बरसीम की भी मानी जाती है, मानी नहीं जाती है, बरसीम की भी है। यानी बरसीम जो अपना फोडर क्रॉप है उसकी भी कैंट वैरायटी और सोयाबीन की भी कैंट वैरायटी और ये इंपॉर्टेंट वैरायटी मानी जाती है। कैंट हो गया। इसके बाद में बात करूं अगर तो ली हो गया, ली वैरायटी का नाम है। इसके बाद में बात करें ब्लैक हर्ट, यानी ब्लैक हर्ट हो गया और ली हो गया और अंकुर हो गया, एक आता है अंकुर वैरायटी का नाम है। ठीक है, अपने बात कर रहे हैं सोयाबीन की। सोयाबीन के अंदर वैरायटी देखें फेमस तो एक आता है T49 और T1। इस किस्म में तड़कने की समस्या पाई जाती है, यानी T1 में पाई जाती है और ज़्यादा कोई विशेषता वाली बातें नहीं है इसमें। इसके बाद में NRC12, ठीक, और मैनेटो गौरव कैंट वैरायटी जो है बहुत फेमस है, बरसीम की भी कैंट पाई जाती है। और इसके बाद देखें अपने ली और ब्लैक हर्ट और अंकुर हो गया। और एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप ब्रिग, कौन सा, ब्रिग, ज़्यादा मोस्ट तो है नहीं वैसे, ब्रिग। तो अपने जो मोस्ट जो वैरायटी थी वो अपने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसमें से मोस्टली मैंने बता दिया 2 बार कि कैंट जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा फेमस है, NRC12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और T49 आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है कि किसकी वैरायटी है, ये सोयाबीन की है। इसके बाद में अपने इसमें बात करेंगे कि जो अपनी सोयाबीन है इसके अंदर डिजीज कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, रोग, और इसके बाद इंसेक्ट पेस्ट और मोस्टली यही है। क्रॉप ज़्यादा जो बड़ी बड़ी क्रॉप्स थी ना वो तो होगी। इसके बाद में जो अब क्रॉपों की बात करें तो इतना डाटा है नहीं इनका, नॉर्मल बेसिक जी पॉइंट है इसमें जो मैं डिक्लेयर करवा रहा हूँ आपको। अगर डिजीज की बात की जाए, रोग, तो एक इसमें रोग लगता है मुख्यतः चारकोल रोट, चारकोल रोट किसके द्वारा होता है सर, ये कवक जनित है, इसके द्वारा कवक जनित रोग माना जाता है, चारकोल रोट। इसके बाद में इसमें एक इंसेक्ट लगता है, बहुत फेमस है ये पर्सन, इतना फेमस है कि बहुत बार आ चुका है, गर्डल बिटल, ये एक इंसेक्ट है गर्डल बिटल। ये क्या करता है, अगेती क्रॉप में नुकसान पहुंचाता है, अगेती फसल में नुकसान पहुंचाता है, अगेती फसल में नुकसान मुख्यतः क्या करता है, ये जो अगेती अपने अर्ली बॉय कर लेते हैं, अर्ली सोविंग हो जाती है कोई क्रॉप की, उसमें क्या गर्डल बीटल बहुत ज़्यादा नुकसान है पहुंचाता है। और गर्डल बीटल का जो कंट्रोल है वो बता रहा हूं मैं, कंट्रोल डायमिथोएट अपने डालकर इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं, एक आता है कैटरपिलर, कौन सा, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर की बात करूं, 2 नंबर कैटरपिलर, ज़्यादा इसकी कोई मोस्टली बात नहीं है, कैटरपिलर हो गया। और इसके बाद में एक देखें तो इसमें डिजीज भी लगता है, पीलिया रोग। ठीक है, पीलिया रोग में क्या होता है, ये किसकी कमी से होता है, ये होता है जिंक की कमी के कारण, जिंक की कमी। और इसका अपने जिंक की कमी का अपने कंट्रोल देखें, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पीलिया डिजीज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जिंक की कमी के कारण होता है। और इसका कंट्रोल अगर मैं देखूं कि क्या किया जा सकता है, कंट्रोल होता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट की अपने मोस्टली कंट्रोल मानते हैं, यानी पीलिया रोग जो है अपना उसका कंट्रोल जो अपने माने तो जिंक सल्फेट है। एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ,
डिजीज की बात करें अपने सोयाबीन की, डिजीज में देखें तो चारकोल रोग कवक जनित तो होता है, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर रोग की बात करें तो पीलिया रोग जिंक की कमी के कारण होता है और जिंक सल्फेट अपने डाल सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें इंसेक्ट की तो गर्डल बीटल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट माना जाता है गर्डल बीटल। गर्डल बीटल में देखें तो अगेती फसल जो होती है अपनी, जो अर्ली सोविंग कर देते हैं कई बार फसल की, उस अर्ली सोविंग में ये क्या कर देता है, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कंट्रोल इसका देखा जाए तो कंट्रोल जी है इसका डायमिथोएट, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें कैटरपिलर, कोई समस्या नहीं, ये क्या करता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। और नेक्स्ट जो अपना था 4 नंबर रोग था वो था पीलिया रोग, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जिंक की कमी के कारण होता है। तो अपनी जो क्रॉप थी सोयाबीन बढ़िया तरीके से कंप्लीट की थी, कहीं समस्या नहीं है। देखो अपनी बात कर लेते हैं, जैसे कई बार बच्चों के हो जाता है दिमाग में कि जी सर फर्टिलाइजर नहीं बताए, वीड मैनेजमेंट नहीं बताया। जो 1-2 क्रॉप में अपने देख लेते हैं ना वीड मैनेजमेंट, तो वीड मैनेजमेंट सारी फसलों का लगभग कॉमन ही है। इसके बाद में बात करें फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर ऐसा एक डाटा है जो अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, 1 नंबर बात। दूसरी बात करें कि जी एग्जाम में अगर ये आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्रॉप में लिखने को अपने क्राइटेरिया बना के लिख सकते हैं कि जी 30 से 40 kg नाइट्रोजन डाल दो, 40 से 50 kg अपने फास्फोरस डाल दो, 30-35 किलो या 25 किलो पोटास डाल दो। तो हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो कोई समस्या नहीं है। बट हर बुक में डाटा क्या है, इर्द गिर्द नहीं है, आगे पीछे थोड़ा बहुत, पीछे कोई रेंज 5 कम आ रही है 5 kg की, कहीं 5 kg ज़्यादा आ रहा है। इसलिए मैं वो डाटे इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि कंफ्यूज करने वाले डाटा में कोई मतलब नहीं है और एग्जाम में पूछे ही नहीं जाए वो चीज़ करवाने में कोई फायदा नहीं है। इस वजह से जो क्रॉप्स हैं अपनी उसमें वीड मैनेजमेंट प्लस फर्टिलाइजर की कहीं समस्या नहीं है, आप दिमाग में मत करना, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से क्रॉप चल रही है अपनी, कहीं समस्या नहीं है। जय जवान जय किसान, ओके, धन्यवाद।